नमस्कार। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे अलग अलग लग्नों के साथ, अलग अलग असेंडेंट के साथ किस प्रकार के धन योग, लक्ष्मी योग जुड़े हैं। हम लोग बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि जिसकी हेल्प से आप खुद से ये पता कर सकते हैं कि आपके लग्न के अनुसार कौन कौन से वेल्थ युगास आपके चार्ट में है, कौन कौन से धन युग आपके चार्ट में है, और साथ ही साथ कि वो कब एक्टिवेट होंगे, उनके फल आपको किस प्रकार से मिलेंगे और कब मिलेंगे, ये हम डिटेल में समझेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इस सीरीज का पहला वीडियो, जहां हम लोग बात करेंगे मेष लग्न के जातक के बारे में, या मेष लग्न के एसेंडेंट जो है उनके बारे में हम समझेंगे, उनके चार्ट में किस प्रकार के धन योग या वेल्थ योग आज है। फिर अगले वीडियोज में हम बात करेंगे वृषभ लग्न, और लास्ट तक हम पहुंचेंगे मीन लग्न को लेकर। मैंने वीडियो को बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जहां हम पहले बात करेंगे हाउसेस के बारे में, कौन से भाव, कौन से हाउस रिस्पॉन्सिबल है धन योग को लेकर। सेकंड हम समझेंगे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, मतलब कि ग्रह आपके भावों में किस प्रकार से बैठे हैं, किस प्रकार से उन्होंने युति बनाई है, कैसे उन्होंने कंजंक्शन किया है, उसको हम समझेंगे। थर्ड हम लोग बात करेंगे प्लैनेट की स्टेटस के बारे में, कि ग्रह आपके चार्ट में किस अवस्था में, मतलब कि वो एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, या वक्री या रेट्रोग्रेड है। फिर उसके अनुसार फल कैसे मिलेंगे उसको हम समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे टाइमिंग ऑफ इवेंट के बारे में, मीन्स कि किस समय वो धन योग आपके चार्ट में एक्टिवेट होगा, या जो रिजल्ट है आपको किस समय ज़्यादा डोमिनेटली देखने को मिलेंगे। एंड द लास्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग, हम बात करेंगे लग्न और कार्मिक एक्सेस के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। तो इन पांचों पॉइंट को वन बाय वन कवर करेंगे, डिटेल में हम लोग समझेंगे, और जिससे आपको आसानी रहेगी, आप खुद से इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपके लग्न के अनुसार किस प्रकार के धन योग है। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा। ये जो कुंडली है, ये आपके लग्न चार्ट D1 चार्ट है। ये एक मेष लग्न की कुंडली है। जिन भी जातकों की कुंडली में यहाँ फर्स्ट हाउस में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स ये मेष लग्न की कुंडली है। 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 12 तक 12 भाव है। 12 भाव में 12 राशियां हैं। ये जो नंबर है, ये एक इंडिविजुअल राशि को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट आपके जो पहला नंबर है, ये मंगल ग्रह मार्स को रिप्रेजेंट करता है। मेष राशि के स्वामी जो आपके मार्स मंगल देव बनते हैं। ऐसे मान लो हम 7th की बात करें, 7 नंबर की राशि के स्वामी आपके वृषभ, या ये आपका लिब्रा तुला राशि पड़ती है, इसके स्वामी आपके शुक्र देव बनते हैं। सॉरी, मैंने वृषभ कहा उसके लिए। तो इस प्रकार से हर एक राशि का एक स्वामी होगा। बहुत बेसिक सी बात है। ये आप जो ये कुंडली है, ये जो लग्न चार्ट है, ये आप आसानी से किसी भी ऐप की हेल्प से, चाहे वो प्ले स्टोर पे हो, चाहे वो एप्पल स्टोर पे हो, आप एक फ्री ऐप डाउनलोड करके वहाँ आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल के आपको ये D1 चार्ट, ये लग्न चार्ट मिल जाएगा। तो लोग वीडियो का कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से भाव, कौन कौन से हाउसेस हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है धन योग के निर्माण के लिए। देखिए, पहला जो रिस्पॉन्सिबल है आपका, वो 11वां भाव, और एक आपका दूसरा भाव। तो पहला रिस्पॉन्सिबल आपका 11th हाउस, एक सेकंड हाउस, और एक आपका 9th हाउस। हम समझेंगे कैसे। 11th हाउस आपके इनकमिंग गेन्स को दिखाता है, आपके प्रॉफिट्स को दिखाता है। सेकंड हाउस आपके जो एसेट्स हैं, जो आपके जॉइंट एसेट कह लीजिए, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी, उसको हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपके वेल्थ से एसोसिएटेड है। मैंने क्यों कहा 9th हाउस? 9th हाउस इज द हाउस ऑफ फॉर्च्यून। ये आपका भाग्य भाव, उसको रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाने के लिए लक का, भाग्य का सपोर्ट होना भी जरूरी है। इसीलिए ये 3 भाव, 11वां भाव, दूसरा भाव और 9वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वेल्थ योगा को बताने के लिए, किसी भी लक्ष्मी योग को समझाने के लिए। यहाँ तक की बात ठीक है, आई होप। अब देखिए, तो 11th, सेकेंड हाउस एंड 9th हाउस, दीज थ्री आर व्हाट द हाउसेस। अब हम समझते हैं कि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन। उससे पहले देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर भाव में एक राशि होती है, उसके कोई ना कोई स्वामी या लॉर्ड होंगे। तो देखिए, 11th नंबर की जो राशि है, इसे
शनिदेव रूल करते हैं, इसे हम लोग एक्वेरियस भी कहते हैं, कुंभ राशि। तो सैटर्न एस्पेक्ट। वही सेकंड 2 नंबर की राशि वृषभ राशि कहलाती है, इसे आपके शुक्रदेव वीनस रूल करते हैं, शुक्रदेव वीनस रूल करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेष लग्न की कुंडली में सैटर्न और वीनस दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है किसी भी वेल्थ योग के निर्माण के लिए। साथ ही 9th नंबर जो है ये आपकी धनु राशि है और इसे आपके जुपिटर रूल करता है, इसे आपके जुपिटर रूल करता है। मतलब कि आपके भाग्य भाव के मालिक स्वामी भाग्येश वो आपके जुपिटर गुरुदेव बृहस्पति। चार्ट में इनका सपोर्ट होगा तो आपका लक फेवर करेगा। अब समझिए, तो मैं 3 हाउसेस की बात कर ली यहाँ पर, 11th हाउस, 2nd हाउस एंड 9th हाउस। पहला पॉइंट कवर आपका, आई होप समझ में आया होगा आपको। सेकंड पॉइंट, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, किस प्रकार से इन तीनों भाव, इन तीनों हाउसेस के जो स्वामी है उनका आपस में कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब है कि मान लो कि 11th हाउस में सैटर्न के साथ यदि वीनस भी आकर बैठ जाए, शुक्रदेव भी आकर बैठ जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धन योग होता है। मतलब कि अगर 11वें भाव में सैटर्न और वीनस साथ में है, इट मींस इट इज अ स्ट्रॉन्ग व्हाट वेल्थ योग। सिमिलरली हम कहें कि 2nd हाउस में वीनस है, साथ में सैटर्न भी आकर बैठ जाए, साथ में यदि सैटर्न भी आकर बैठ जाए, then again it is a mega wealth yoga combination या कंजंक्शन। आते ही बात ठीक है। उससे पहले मान लीजिए यहाँ सिर्फ शनिदेव ही होते हैं अपनी राशि में तो भी अच्छा प्लेसमेंट है, यहाँ सिर्फ शुक्रदेव ही होते हैं अपनी राशि में तो वो भी एक अच्छा प्लेसमेंट है, एक धन योग का निर्माण करता है। बट यदि ये साथ में है तो इट इज अ मेगा वेल्थ कॉम्बिनेशन। अब तीसरा पॉइंट है कि जुपिटर का मतलब कि 9th हाउस का कनेक्शन दूसरे भाव से या 11वें भाव से बन जाए, मतलब या तो जुपिटर यहाँ साथ में बढ़ जाए या जुपिटर यहाँ साथ में बढ़ जाए, चाहे वीनस के यहाँ चाहे वो सैटर्न के, या तीनों भी ये साथ में बढ़ जाए, कि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, तो एक एक्सट्रीम वेल्थ जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि कैसे न कैसे करके सेकंड हाउस, 11th हाउस और 9th हाउस के जो स्वामी है उनका आपस में किसी प्रकार की युति, कनेक्शन, कंजंक्शन अगर होता है, इट इज व्हाट अ टाइप ऑफ द स्ट्रॉन्ग वेल्थ योगा। बताते हैं क्या एक बात ठीक है। चलिए एक और बात ध्यान रखिए, 7th हाउस की हम बात कर लेते हैं। 7th हाउस इज व्हाट द हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ पार्टनरशिप। तो कई बार हम कहते हैं ना कि भाई विवाह के बाद आपका जो भाग्य उदय होगा उस प्रकार से अगर कुछ, तो मान लीजिए कि ये दोनों यहाँ बैठ जाए, ये दोनों यहाँ बैठ जाए, या 7th लॉर्ड का 2nd या 11th का अगर कोई कनेक्शन हो, फिर से कहूँगा 7th लॉर्ड का 7th भाव के स्वामी का जो कि खुद शुक्र ही है यहाँ पर, और शुक्र ही है आपके चार्ट में, 2nd और 7th हाउस दोनों के जो स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, तो उनका कनेक्शन यदि 2nd या 11th हाउस होता है तब ये बताया जाता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि मैरिज के बाद आपके भाग्य उदय होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा 11th लॉर्ड है, ये अलग अलग हाउसेस में कैसे बैठेगा उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिए, आपको उससे भी आइडिया मिलेगा कि 11वें भाव का स्वामी अगर ये जो मैंने पॉसिबल कनेक्शंस बताए इनके अलावा कहीं और बैठता है तो किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। 2nd हाउस का स्वामी वो 12 भावों में कहीं बैठता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उन पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, उनको आप देखिए। चूंकि मैं फिलहाल सिर्फ वेल्थ की यहाँ बात कर रहा हूँ, धन योग की बात कर रहा हूँ, उसके में बाकी जो 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है, 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यस और नो, यहाँ पे ये बात ठीक है। तो दीज आर व्हाट द स्ट्रॉन्ग प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन। अब एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लैनेट की स्थिति, इसको मैं ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। एक तो कि अगर प्लैनेट स्लो मूविंग है, एक यदि प्लैनेट फास्ट मूविंग है, और एक आप कह लीजिए प्लैनेट रेट्रोग्रेड है या वक्री है, रेट्रोग्रेड है या वक्री है। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल समझे, मान लो हम लोग सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने स्लो मूविंग फास्ट मूविंग की पहले बात कर लेते हैं हम लोग। हमारे चार्ट में या हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह है उसमें से
सैटर्न और जुपिटर, मतलब कि शनिदेव और बृहस्पति, ये दो ग्रह ऐसे हैं, दीज आर व्हाट, ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, दीज आर स्लो मूविंग प्लैनेट। कहने का मतलब है कि शनिदेव लगभग एक राशि में 2.5 साल के अराउंड रहता है, वहीं जुपिटर भी एक राशि में लगभग 1 साल तक रहता है। मतलब एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए जुपिटर को लगभग 1 साल का समय लगता है। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सिमिलरली शनिदेव को एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करने के लिए, गोचर करने के लिए लगभग 2.5 वर्ष का समय लगता है। तो एक अपने आप में बड़ा समय है, इसलिए ये दोनों क्या स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसके अलावा जो भी प्लैनेट है, आप कह लीजिए सन, मार्स, मरकरी, वीनस, मतलब कि सूर्यदेव, मंगल ग्रह, बुध ग्रह और आपके शुक्र ग्रह, वीनस, ये आपके फास्ट मूविंग प्लैनेट है इनके कंपैरिजन। तो इससे क्या मतलब, देखिए जैसे मान लो जुपिटर की बात करें, सैटर्न की बात करें, मान लीजिए आपके चार्ट में शनिदेव रेट्रोग्रेड, सॉरी यहाँ 11वें भाव में बैठा है, 11वें भाव में बैठा है, तो सैटर्न डीले को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इसका मतलब ये है कि जो इनकमिंग गेन है आपकी लाइफ में वो धीरे धीरे आएंगे, स्लोली। आप एफर्ट्स लगाएंगे, जहां बाकी लोग 2 एफर्ट्स लगा रहे हैं, हो सकता है आपको 3 एफर्ट्स लगाने पड़े, उसके बाद आपको इनकमिंग गेन्स या वेल्थ की प्राप्ति है, ऐसा समझ सकते हैं आप। ऐसा इसके अलावा मान लो कि जुपिटर की हम बात करें, सपोज पूरा जुपिटर है, भाग्य भाव में जुपिटर है, तो यहाँ तो जुपिटर बैठे, तो ये भी दिखाता है कि क्योंकि जुपिटर भी स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो भाग्य धीरे धीरे उदय होगा। पर इसका मतलब देखो, साथ में एक चीज और समझिएगा, सैटर्न और जुपिटर जिन भी हाउसेस में बैठते हैं, क्या हम लोग इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जरूर है कि जो वेल्थ क्रिएशन है उसमें समय लगेगा, बट दीज टू आर व्हाट हाईली डिसिप्लिन प्लैनेट। तो साथ में ये भी दिखाते हैं कि ये भले ही लेट समय के साथ धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करेंगे, बट जो भी ये वेल्थ क्रिएट करेंगे आफ्टर सर्टेन टाइम, वो स्टेबल होगी, वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगी। ये इनकी क्वालिटीज भी है, इनकी ब्लेसिंग भी, आप ऐसा कह सकते हैं। रिमेंबर, ठीक, हमने बात करी स्लो मूविंग प्लैनेट की। वही मान लीजिए आपकी 11वें भाव का स्वामी सपोज मरकरी होता, बुध ग्रह होता, तो वेल्थ जनरेशन, वेल्थ इनकमिंग वेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं, वो आपके चार्ट में इनके कंपैरिजन में फास्ट होती है, सैटर्न और जुपिटर कंपैरिजन में। यस, यहाँ तक की बात समझ में आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप 11th हाउस, सेकंड हाउस और 9th हाउस में किस प्रकार का ग्रह बैठा है, या किस प्रकार का ग्रह उन हाउसेस को रूल कर रहा है। अगर वो स्लो मूविंग प्लैनेट है तो इट विल टेक टाइम डेफिनेटली, फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो वेल्थ क्रिएशन आपके लिए इजी होगा, आसान होगा। ये पॉइंट। थर्ड वन इज व्हाट, रेट्रोग्रेड, वक्री। कोई ग्रह यदि वक्री है और वो यदि 11वें भाव में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, या 9th हाउस में बैठा है, तो व्हाट इट रिप्रेजेंट, आप चार्ट में देखेंगे, कुंडली में देखेंगे, तो आपको एक साइन दिखेगा यहाँ पे, स्टार जैसा कुछ। वो जो स्टार है प्लेनेट के ऊपर, वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके ग्रह, आपके कुंडली में ये पर्टिकुलर ग्रह वक्री है। यहाँ तक बात ठीक है? तो मान लेते हैं हम लोग, सैटर्न मान लीजिए आपके चार्ट में वक्री है, तो पहली बात तो कोई ग्रह अगर वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं कार्मिक जो डेट है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अब आपको एफर्ट थोड़ा और ज्यादा लगाना पड़ेगा, बिकॉज जब भी कोई प्लैनेट वक्री है आपके चार्ट में, वो आपका नेचर कुछ इस तरह का बनाता है कि आप किसी क्राफ्ट में, किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर बहुत ज्यादा उसमें डीप डाउन चले जाते हैं, बहुत गहनता से उसके अंदर कहते हैं कि भाई व्हाट वी से, एक होते हैं परफेक्शन को चेज करते हुए दिखे आते हैं आप, तो उसकी वजह से आप चीजों को एक्यूमुलेट करने में, चीजों को प्राप्त करने में आप थोड़ा समय ज्यादा लगता है। बट फिर से कहूंगा, रेट्रोग्रेड प्लैनेट, वक्री प्लैनेट एक कार्मिक ग्रह, कार्मिक रिप्रेजेंटेशन, कार्मिक बैगेज जरूर है, बट साथ में वो ये भी दिखाता है कि जो भी उसके द्वारा आपको चीज मिलेगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, वो आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से आएगी आपके साथ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ सैटर्न अगर वक्री नहीं होता, तो जो सैटर्न की मैच्योरिटी एज है 36 ईयर्स, 36 के बाद आपको फील होता है कि हाँ, जो मैंने पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल मेहनत करी है, उसका मुझे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। वही ये वक्री है, इट मीन्स कि आपको कुछ समय एक्स्ट्रा और लगेगा, उसका आपका
अब जो भाग्योदय का समय है वो 40 के बाद हो, वो 40 के बाद हो। बट हाँ, जो भी आपको लाइफ में मिलेगा वो हमेशा आपके साथ रहेगा। जब जब हम लोग वक्री ग्रह की बात कर रहे हैं, स्पेशली सैटर्न और जुपिटर की मैं बात करता हूँ, यहाँ तक बात ठीक है। तो ये तीन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, स्लो मूविंग, फास्ट मूविंग और रेट्रोग्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे चार्ट में। कई बार हमें लगता है कि भाई यहाँ शनिदेव तो 11वें स्थान में बैठे हैं या मेरे सेकंड लॉर्ड हैं, वो अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, फिर मेरे साथ वेल्थ क्यों नहीं क्रिएट हो रही। तो आपको ध्यान रखना होगा वो एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, साथ ही अगर वो वक्री है तो रिजल्ट अलग तरह से आपको देखने को मिलेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसलिए कई बार हम लोग ये जज नहीं कर पाते कुंडली देखकर, या नहीं बता पाते कि भाई दशा तो अच्छी चल रही है बट फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप ये पॉइंट भूल जाते हैं कि उस प्लैनेट का स्टेटस, उस प्लैनेट की कंडीशन, उसका नेचर कैसा है, ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट वन, टाइमिंग ऑफ इवेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसकी हेल्प से हम बता पाएंगे कि कब हमें जो हमारे आप कह लीजिए वेल्थ हाउस एक्टिवेट होंगे या कब हमें उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसको दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजिट, गोचर, और एक आप कह लीजिए अंतर्दशा। प्रैक्टिकली जरूरी नहीं कि हर किसी के चार्ट में 11th हाउस लॉर्ड की या सेकंड हाउस लॉर्ड की महादशा आए, इट्स नॉट नेसेसरी, बट हाँ अंतर्दशा हमेशा आएगी आपके जीवन में। देखिए ट्रांजिट, गोचर, मतलब कि जब भी कोई ग्रह, मेरे कहने का सपोज कीजिए कि आपका जुपिटर आपके बर्थ के समय 9th हाउस में ही था, मान लीजिए 9th हाउस में ही था। अब जब वापस गोचर करके जुपिटर 12 राशियों से वापस इसी हाउस में आएगा, इसी राशि में जो वापस आएगा, वो जो भी समय लगेगा उसको, उस समय आप फील करेंगे, यू गॉट अ ट्रिगर पॉइंट कि हाँ अब मेरी लाइफ में भाग्य जो है, मुझे फिलहाल इसका एग्जांपल दे रहा हूं, भाग्य जो है मुझे वो सपोर्ट कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जहां मैंने पहले 4 इंटरव्यू दिए थे, एक ही क्लियर हुआ, अब अगर मैं 4 इंटरव्यू दिया तो 2 क्लियर हो रहे हैं, 3 क्लियर हो रहे हैं। मतलब कि आपके एफर्ट से ज्यादा आपको आपका भाग्य सपोर्ट करता हुआ देखा जाएगा, या आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखेगी, ऐसा कुछ कह सकते हैं। दिस इज व्हाट ट्रांजिट टाइम। तो ऐसे कोई भी सेकंड लॉर्ड हो चाहे 11th लॉर्ड हो, जब भी वो ट्रांजिट में वापस पुनः उसी राशि में आएगा, उस समय आपको फील होगा, उस टाइम पर आपको फील होगा कि हाँ समथिंग गुड इज गोइंग टू बी हैपन। आई होप इस समझ आपको। एक है अंतर्दशा, जब भी सेकंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड या 9th लॉर्ड चार्ट में अच्छी कंडीशन में है, इनकी जब भी अंतर्दशा आएगी, तब आपको जो इनका रिजल्ट है, जिस भी भाव वो सिग्निफाई करते हैं, जो भी इनका कारकत्व है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग ऑफ इवेंट। ऐसा नहीं कि भाई कोई अच्छा बहुत अच्छा ग्रह है किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठ गया तो जिंदगी पर आपको उसके हमेशा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं। टाइमिंग ऑफ इवेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ द धन युगा। साथ ही आप ये भी समझिए कि हमारे चार्ट में बहुत सारे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी होते हैं। कुछ पॉजिटिव कॉम्बिनेशन नेगेटिव की वजह से कैंसिल हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशन पॉजिटिव की वजह से कैंसिल हो जाता है। तो हमें जब भी हमें एक ओवरऑल कंप्लीट चार्ट का प्रेडिक्शन करना हो तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए हर ग्रह के बारे में। बट चूंकि यहाँ में सिर्फ और सिर्फ हमारा धन योग पे फोकस है, इसलिए मैं इन पर्टिकुलर हाउसेस की ही बात कर रहा हूँ। आई होप आप समझ पा रहे हो। सो लोग द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, दैट इज लग्न एंड द कार्मिक एक्सिस। मान लीजिए आपके चार्ट में ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया, कोई धन योग नहीं बन रहा मान लीजिए, बट यदि आपका लग्न स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि अगर इस क्वालिटी से हम सॉरी मेष लग्न की हम बात करें, यदि आपके चार्ट में मंगल स्ट्रॉन्ग है, अच्छी राशियों में बैठे हैं, अच्छे हाउसेस में बैठे हैं, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि आपको लाइफ में इतना तो कुछ दे ही देंगे कि जो हमारी बेसिक एमिनिटीज है, हमारी जो बेसिक मूलभूत हमारी जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी फुलफिल हो जाएगी। दैट मच स्ट्रॉन्ग इज द लग्न लॉर्ड। एक्चुअली लग्न लॉर्ड इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ योर होल कुंडली, ये आपकी पूरी कुंडली का ड्राइवर है। तो अगर ड्राइवर बहुत अच्छा है, मान लो साथ के कुछ जो एक्स्ट्रा लोग हैं या एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स आप कह लीजिए भाई, अगर वो बहुत अच्छे नहीं भी हैं, अगर ड्राइवर बहुत स्ट्रॉन्ग है चार्ट का, तो वो आपको लाइफ में जो आपकी, मैं ये नहीं कहता कि बहुत कुछ दे देगा, बट हाँ जो जो आपकी बेसिक आपकी इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होती हुई देखी जाती है। ठीक है, आगे की बात। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द कार्मिक एक्सेस। कार्मिक एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं राहु केतु का प्लेसमेंट, बिकॉज राहु केतु आर द प्योरली कार्मिक प्लैनेट
हमारा जो जन्म होता है, पुनर्जन्म जब भी होता है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? राहु केतु रेस्पॉन्सिबल है। कहने का मतलब राहु केतु जिस भी हाउस पे है, जिस भी एक्सेस में, मान लिया राहु केतु, राहु यहाँ पर फर्स्ट में तो केतु ठीक सामने 7th हाउस में होगा। ये जो एक्सेस है, दिस कॉल्ड द कार्मिक एक्सेस। मैंने राहु केतु के इंडिविजुअल हाउसेज में डिटेल वीडियो बनाए, आप उन्हें जाकर जरूर देखिएगा, आपको काफी कुछ क्लियर होगा। फिर से आता हूँ टॉपिक में। कार्मिक एक्सेस, ये हमारे कुछ कार्मिक जो अच्छे कर्म है उनको भी रिप्रेजेंट करता है, कुछ हमारे जो पिछले जन्म में हमने जो कुछ अच्छे काम नहीं किए उनको भी रिप्रेजेंट करता है। राहु केतु का प्लेसमेंट आपके चार्ट में, राहु जहां भी बैठता है वो एज ए ड्राइविंग फोर्स काम करता है। अब मान के चलिए आपकी लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ जो आपकी एनर्जी है वो काफी हद तक राहु जहां बैठा उस हाउस को लेकर वहां खर्च होगी। केतु आपका रिप्रेजेंट करता है लास्ट बर्थ में आपने, पिछले जन्मों में आपने उस पर्टिकुलर हाउस की चीजों को, उसकी कार्यकर्ताओं को आपने बहुत अच्छे से जिया है, वहां बहुत अच्छे से आपने परफॉर्म किया है, तो वहां आपने ध्वजा फहरा दी है। केतु रिप्रेजेंट फ्लैग ऑल्सो, कि आप वो सब चीजें आप पिछले जन्म में जीकर आ चुके हो, सब कुछ कर चुके हो। नाउ इस बर्थ में आपको उनसे थोड़ा सा डिटैच सा फील होगा। दैट इज द राहु केतु। मैंने एक बेसिक आइडिया दिया आपको, डिटेल में आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो अगर मैं इस चार्ट के हिसाब से बात करूं, मेष लग्न के हिसाब से बात करूं, यदि राहु केतु आपके चार्ट में, राहु यदि तीसरे भाव में है, केतु यदि 9th हाउस में है, केतु यदि 9th हाउस में है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। या राहु 6th हाउस में है और केतु आपके 12th हाउस में। ये दो प्लेसमेंट राहु केतु के इस प्रकार से है कि अगर चार्ट में है तो ये एज ए एम्पलीफायर यहाँ पे काम करता है। मतलब कि सपोज कीजिए यहाँ पे कि यहाँ पर जुपिटर भी साथ में बैठे मान लीजिए, या मरकरी साथ में बैठे मान लीजिए अपनी राशि में, तो जो भी क्वालिटी से मरकरी की है उसको एम्पलीफाई कर देंगे। राहु 6th में है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन स्पिरिट देंगे आपको। मरकरी मान लो साथ में बैठ जाए, या कोई शुभ ग्रह सडन यहाँ आके बैठ जाए मान लीजिए स्टार्ट में, तो फिर वेल्थ को लेकर मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, वेल्थ की ही बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, बाकी कोई एस्पेक्ट नहीं छेड़ रहा। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट आप कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये ऐसे काम करते हैं कि भाई जहाँ मुझे पहले 1x वेल्थ मिलनी थी, अब इस राहु केतु के प्लेसमेंट की वजह से, इस कार्मिक एक्सेस की वजह से आपको 2x 3x तक वेल्थ मिलती हुई देखी जाती है। दैट टाइप ऑफ कैटलिस्ट वी कैन से। केमिस्ट्री में कैटलिस्ट आर व्हाट, दोज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बट स्टिल वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है। सो हम जानते हैं राहु केतु आर व्हाट, दे आर शैडो प्लैनेट्स, छाया ग्रह है। तो वो जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के लॉर्ड के प्लेसमेंट के हिसाब से बिहेव करता है, उस हाउस के हिसाब से बिहेव करते हैं, खुद का कोई वर्चस्व नहीं है। सिमिलरली कैटलिस्ट भी क्या होते हैं, वो रिएक्शन में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में चला जाऊंगा तो व्हाट सिंपली से वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट समझ पाएंगे इस चीज को, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं एंड ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस। सो आई होप ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंसाइट देगा, जहाँ आप खुद से समझ पाएंगे कि अगर आप मेष लग्न के जातक हैं तो आपके चार्ट में कौन कौन से धन योग हैं, किस प्रकार से वो फलित होंगे, शायद ये आप बहुत से समझ पाए। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी मीनिंगफुल लगा हो देन काइंडली मस्ट गिव योर फीडबैक। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है नहीं। फीडबैक ज़रूर दीजिए आप, इसे अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। और अगर आपको सच में लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ वैल्यूबल साइट है तो देन प्लीज़ गिव मी सुपर थैंक्स ऑल्सो। और द बेस्ट इज नॉट कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर कीजिए। कोई अगर नीडफुल है जो एक एस्ट्रोलॉजर की फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाता, उसे आप जरूर शेयर कीजिए, तो ये उसके लिए भी हेल्प होगी और मेरे लिए भी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। टिल देन बाय बाय। ओम नमः शिवाय।